So hello friends, once again welcome back to this amazing platform रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैनल पे आप लोगों को बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर कर रहे हैं सॉल्व। इसमें सारा क्वेश्चन हमें पता चल चुका है और हम लोग एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर या फिर सोल्यूशन देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ रहने वाला है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज़ ऑफ क्लास 12। यहाँ पे क्लास 10 के भी बताए जाते हैं और क्लास 12 के भी। तो क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है वो अलग है और जो क्लास 12 की प्लेलिस्ट है वो अलग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं एंड आज हम लोग उसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो भी टॉपिक है वो है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो अब हम लोग देखेंगे जो इसके पहले का हम लोगों का टॉपिक था सारा वो क्लियर हो चुका है। आई होप कि उसमें आपको कोई भी डाउट ना रहा हो एंड अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आज हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि हम लोगों का जो क्वेश्चन रहा होगा उसका हम लोग अब आंसर देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन था उसमें था कि द्विबीजपत्री भ्रूण विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अभी हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से पूरा देखेंगे और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आप लोग उसका नोट्स भी बना सकते हैं एंड अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सारा स्टेप देखने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के हेल्प से देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली देखना क्या है कि भ्रूण बनाना है, एक भ्रूण का विकास करना है। तो जो भ्रूण बनेगा यहाँ पे वो सबसे पहले हमारे बीजांड में पाए जाने वाले युग्मनज से बनता है। जो हमारा युग्मनज होता है वो हमारे बीजांड में पाया जाता है और ये युग्मनज कब बना था? जब आपका दोहरा निषेचन हो रहा था। दोहरा निषेचन वाले स्टेप में जब वहाँ पे सारी प्रोसेस होने के बाद युग्मनज बन गया था। अब युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। तो सबसे पहले ये एक बीजांड की संरचना है, इसमें आपको युग्मनज मिल जाएगा जो कैसा है 2n है, मतलब कि डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। वो क्या है? युग्मनज है। युग्मनज के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, मतलब कि युग्मनज के चारों तरफ भ्रूण पोष पाया जाता है एंड ये जो युग्मनज है किसके अंदर है? भ्रूण कोश के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि युग्मनज का यहाँ पे विभाजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिर्फ युग्मनज का काम है, यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का ही निर्माण करता है। तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे इसमें कैसे कैसे इसका विभाजन होता है और ये आगे चल के क्या क्या बनता है और भ्रूण का निर्माण एक कैसे होता है। तो यहाँ पे आगे के स्टेप में हम देखेंगे कि ये हमारा युग्मनज है जो कैसा है? द्विगुणित है। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज होता है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब इस युग्मनज में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा और ये 2 कोशिकाओं में बंट जाता है। जब ये 2 कोशिकाओं में बंटता है तो इसमें एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है। जो कोशिका बड़ी होती है उसे हम लोग आधारीय कोशिका बोलते हैं और जो कोशिका छोटी होती है उसे हम लोग भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं। अब आगे की स्टेप जो है उसको समझने से पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है उसमें भी विभाजन होगा, लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमारे आधारी कोशिका में विभाजन होगा या फिर भ्रूणीय कोशिका में विभाजन होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि आगे के लेक्चर में, मतलब आगे के प्रोसेस में यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है वो हमारे आधारीय कोशिका में होगा, भ्रूणी कोशिका में अभी विभाजन नहीं होगा। जब भ्रूणी कोशिका में विभाजन होगा तब मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पे आधारीय कोशिका का विभाजन होगा। आई होप कि इतनी स्टेप आपको समझ में आ गया हो एंड अगर इतने 3 स्टेप में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब हम लोग आगे चलते हैं इस स्टेप के आगे की, देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। आधारी कोशिका विभाजन होगा, फिर आगे बनता क्या है एंड लास्ट में भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहा है।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का आधारीय कोशिका था और भ्रूणीय कोशिका था, यही आधारीय कोशिका में लगातार विभाजन होता है। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, ये क्या होते हैं, इसमें लगातार विभाजन होते हैं जिसे हम लोग निलंबक नाम दे देते हैं। एंड इसके ऊपर 1 कोशिका और रहती है जिसे हम लोग चूषकांग कोशिका बोलते हैं। इनके काम क्या होते हैं और इसमें इतना विभाजन क्यों हुआ है, हम लोग अभी आगे बताएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये आधारीय कोशिका था, इसमें लगातार विभाजन होकर एक लंबी क्या बना ली, लंबी कोशिका बना ली, जिसका नाम क्या होता है, निलंबक हो जाता है। लगातार जब विभाजन करता है तो कैसी हो जाती है, एक लंबी संरचना बन जाती है। अब देखो ये जो विभाजन हुआ है ये कहाँ हो रहा है, युग्मनज में। और युग्मनज कहाँ पाया जा रहा है, बीजांड में पाया जा रहा है। बीजांड के पास क्या था, भ्रूणकोश था और भ्रूणपोष भी था। अब ये जब हमारे बीजांड में होगा तो क्या होता है, बीजांड में क्या होगा, ये अंदर धंसते चली जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे अंदर घुस रही है या फिर कैसे अंदर ये संरचना जा रही है। अब देखिए ये हमारी पूरी बीजांड की एक संरचना है। अब बीजांड में देखिए ये हमारा भ्रूणकोश था और भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता था, जिसमें क्या होता है, पोषण होता है। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें लगातार विभाजन होता है तो ये निलंबक क्या होते हैं, भ्रूणपोष के अंदर आ जाते हैं, जिनसे इन्हें पोषण मिलता है। और ये चूषकांग इस भ्रूणकोश के बाहर निकला हुआ रहता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आधारीय कोशिका था उसमें लगातार विभाजन होता है जो निलंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो निलंबक जैसी संरचना बनी है, इतनी सारी जो कोशिकाएं यहाँ पे बनी हैं, ये क्यों बनी है, क्योंकि ये जो हमारा भ्रूणीय कोशिका है वो कहाँ आ जाए, हमारे भ्रूणपोष में आ जाए। और जब भ्रूणपोष में आएगी तब इन्हें पोषण मिलता है। और ये जो चूषकांग होता है, देखो इसके चारों तरफ ये है बीजांड काय। बीजांड काय क्या करते हैं, बीजांड काय में पाया क्या जाता है, निलंबक का क्या काम होता है और चूषकांग का क्या काम होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है और क्या काम हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि जो हमारा निलंबक है उसका कार्य है कि बीजांड काय से, ये जो बीजांड काय है ना, इससे जो भोजन प्राप्त होते हैं, मतलब कि बीजांड काय क्या करता है, यहाँ पे बीजांड काय में भोजन मिलता है और निलंबक का कार्य होता है कि बीजांड काय से भोजन को अवशोषित करके ये जो भ्रूणीय कोशिका है ना, इनको पोषण प्रदान करना, जिससे क्या होता है, भ्रूणीय कोशिका आगे चल के विभाजन करती है। जब यहाँ पे भ्रूणीय कोशिका को पोषण मिलने लगता है तब ये आगे चल के विभाजन करेगी। अभी यहाँ पे जो विभाजन हुआ था वो हमारे आधारीय कोशिका में हुआ था, लेकिन अब आगे जो विभाजन होगा वो हमारे भ्रूणीय कोशिका में होगा। निलंबक का काम देख लिया, क्या करना रहता है, बीजांड काय से भोजन को लेके भ्रूणीय कोशिका को पोषण प्रदान करना। लेकिन ये जो निलंबक है इसको यहाँ तक भोजन पहुँचाने का काम हमारा चूषकांग करता है, जो बीजांड काय को चूस के यहाँ तक निलंबक तक पहुँचाता है और फिर ये निलंबक हमारे भ्रूणीय कोशिका को पोषण प्रदान करते हैं। आई होप कि इतने स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे कि ये जो आगे का स्टेप है यहाँ पे भ्रूणीय कोशिका का सारा काम रहेगा और फिर आगे चल के हमारा पूरा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब ये जो भ्रूणीय कोशिका है, सबसे पहले इसमें 3 बार विभाजन होता है। जब 3 बार विभाजन होगा तो ये 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। जब 3 बार विभाजन होगा, ध्यान से सुनना, 3 बार विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विभाजन तो 3 बार हो रहा है और निर्माण कितनी कोशिकाओं का हो रहा है, 8 कोशिकाओं का हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसी एक कोशिका है। पहली बार विभाजन हुआ, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 2 कोशिका बनी। अब इन 2 कोशिकाओं में जब एक बार और विभाजन होगा, इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी और इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब देखो जब तीसरी बार विभाजन होता है, ये क्या हो रहा है, तीसरी बार विभाजन, पहली बार इसमें हुआ, दूसरी बार इसमें हुआ, अब तीसरी बार इन चारों में होगा तो इनसे 2 कोशिका बनेंगी।
इनसे 2 कोशिकाएं बनेंगी, इनसे 2 कोशिकाएं और इनसे 2 कोशिकाएं। तो कितनी कोशिकाएं होंगी यहाँ पे? 8 कोशिकाएं। विभाजन कितनी बार हुआ? एक बार, 2 बार एंड ये 3rd टाइम, मतलब कि तीसरी बार ये विभाजन हुआ है। अब यहाँ पे 3 बार विभाजन के फलस्वरूप क्या हो रहा है? 8 कोशिकाएं बन रही हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया है एंड यही स्टेप हमारी कहाँ पे हो रही है? भ्रूणीय कोशिका में। अब हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं। इसी तरह विभाजन होता है कहाँ पे? हमारे भ्रूणीय कोशिका में होता है एंड भ्रूणीय कोशिका 8 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 कोशिकाएं बन रही हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं उन्हें आधारधार कोशिका बोलते हैं और जो नीचे वाली कोशिका होती है उन्हें अध्याधार कोशिका बोलते हैं। सबसे पहले इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना एंड जहाँ पे भी आपको डाउट हो उस स्टेप को भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि हमारे बीजांड में द्विगुणित युग्मनज की संरचना पाई जा रही थी, मतलब युग्मनज पाया जा रहा था। फिर उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप आधारीय कोशिका और एक भ्रूणीय कोशिका का निर्माण होता है। जो बड़ी वाली संरचना होती है उसे आधारीय कोशिका बोलते हैं और जो छोटी वाली कोशिका होती है उसे भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं। फिर आगे विभाजन होता है हमारे आधारीय कोशिका में, जो एक निलंबक के रूप में संरचना ले लेती है और उसके ऊपर एक चूषकांग पाया जाता है जो बीजांडकाय से भोजन को, मतलब कि बीजांडकाय को चूस के कहाँ तक पहुँचाता है? निलंबक तक, और निलंबक फिर पोषण प्रदान करता है किसको? भ्रूणीय कोशिका को, जिसके फलस्वरूप जब हमारे भ्रूणीय कोशिका को पोषण मिलने लगता है तो उसके बाद वो विभाजन होने लगती है। जब वो विभाजन होती है भ्रूणीय कोशिका तो कितनी बार होती है? 3 बार। 3 बार इसमें विभाजन होती है जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का ये निर्माण करती है। अब 8 कोशिकाओं में 2 ऊपर होती हैं और 2 नीचे, मतलब कि 4 ऊपर होती हैं और 4 नीचे, 2 लेयर्स पाई जाती हैं। पहले जो ऊपर वाली हैं उनको आधारधार और जो नीचे वाली हैं अध्याधार बोलते हैं। अब जो आधारधार कोशिका होती हैं वो आगे चलकर मूलांकुर का और बीजपत्राधार का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो हमारी अध्याधार कोशिका होती है वो 3 चीज़ों का निर्माण करती है: प्रांकुर, बीजपत्रोपरिक एंड बीजपत्र। अब यहाँ पे जो 8 कोशिकाएं हैं, आगे चल के 16 कोशिकाएं, फिर आगे चल के 32 कोशिकाएं, ऐसे कोशिकाओं का विभाजन होगा और एक गोला संरचना बन जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसके फलस्वरूप जब ये आगे परिपक्व होने वाला रहता है तो उसके बाद क्या होता है? ये हृदयाकार भ्रूण के रूप में निर्माण करते हैं एंड इसके बाद फाइनली आपका जो लास्ट स्टेप रहता है वो एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। आई होप कि इतने स्टेप्स आपको समझ में आ चुके हैं एंड इस लेक्चर का द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का सबसे लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो एंड अगर ये इसका आपको नोट्स बनाना है तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप वीडियो को पॉज करके आप मेरे साथ इसको लिखते भी चल सकते हैं आवाज़ को सुनते हुए एंड ये डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे परिपक्व भ्रूण का यहाँ पे निर्माण हो चुका है। अब देखो द्विबीजपत्री बोला गया था तो द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 बीजपत्र पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे एक बीजपत्र ये है और एक बीजपत्र ये है, तो यहाँ पे कितने बीजपत्र हो गए? 2 बीजपत्र पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप निलंबक भी देख सकते हैं, निलंबक भी पाया जा रहा है और ये वाली जो जगह होती है इसे हम लोग मूलांकुर बोलते हैं और इसके अपोजिट यहाँ पे जो होती है इसे हम लोग प्रांकुर बोलते हैं, ये वाली जगह को। और ये हमारा पूरा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो चुका है, मतलब ये हमारा कैसा भ्रूण है? परिपक्व भ्रूण है। आई होप कि दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मतलब कि ये वीडियो मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड ऐसी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एंड
प्रैक्टिस के लिए एंड इस क्वेश्चन सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।